So let's start with the difference between inflationary gap and deflationary gap. So aggregate demand is more, it is inflationary gap, but when supply is more or AD is less, it is deflationary gap. Inflation के केस में prices go up, whereas deflation के केस में it goes down. Inflationary gap की वजह से इकोनॉमी में बूम की कंडीशंस आती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल बढ़ जाता है. बट deflationary gap के केस में it leads to depression, and severe depression takes the name of recession as such. Update this in your class for copies quickly. So क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इन्फ्लेशन इज टू मच तो खराब है, डिफ्लेशन इज टू मच तो खराब है, थोड़ा तो चलिए मैनेजेबल होगा. 4 to 5% तो इन्फ्लेशन होना ही चाहिए हर इकोनॉमी में, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो फर्म्स वोंट बी एबल टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, सुपर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा. बट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नुकसान करेगा. इज दैट क्लियर? डिफ्लेशन तो थोड़ा भी हो, ज्यादा भी हो, कुछ भी हो, नुकसान ही करेगा. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको सही करें या बीमारी है तो चलते रहने दें. इसको सही करना पड़ेगा. सही करने के लिए टॉपिक तो आप नया पढ़ेंगे, बट कंटेंट आप सबने पढ़ा हुआ है बैंकिंग में. हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, जिसकी वजह से डिफ्लेशन होता है. हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन. सो प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको. व्हेन वी से हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, वी मीन टू से हाउ टू करेक्ट deflationary gap. And children, when we say how to correct excess demand, we mean to say how to correct inflationary gap. खोपड़े में बात गई. तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो दो तरह की हरकतें हैं बच्चों जो दोनों को कंट्रोल कर देंगी. कौन सी दो तरह की हरकतें? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. First and foremost, we have fiscal policy to correct this, and second, we have monetary policy. I repeat children, पहला हथियार हमारे पास करेक्शन के लिए जो है that is fiscal policy, and दूसरा हथियार जो हमारे पास है that is called as monetary policy. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. When we say fiscal policy, we talk about taxation. और टैक्सेशन की भी जब हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान देने वाली बात है that we are talking about children डायरेक्ट टैक्स. हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, सो वी अल्टीमेटली टॉक अबाउट व्हाट इज नोन एज मनी सप्लाई. दो लाइन में पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा. अगर कंट्री में बच्चों सो कॉल्ड स्टेट है डिफ्लेशनरी गैप का, किसका? डिफ्लेशनरी गैप, मतलब प्राइसेस आर गोइंग डाउन. डिमांड कम है बाजार में बट सप्लाई ज्यादा. ढेर सारा सामान दुकानों पे भरा हुआ है, ढेर सारी सर्विसेज देने के लिए हम रेडी हैं, बट हमारे पास कस्टमर नहीं है. कस्टमर नहीं है मतलब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है. तो व्हाट गवर्नमेंट विल बी डूइंग? गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी टैक्स रेट. सर इससे क्या फायदा होगा? जब टैक्स रेट कम हो जाएगा, मान लीजिए आपके पापा की इनकम पे 30% टैक्स गवर्नमेंट लेती है, पापा ने 1 करोड़ रुपए कमाए, 30 लाख तो भारत सरकार ले गई, बचे कितने? 70. अब पापा कह रहे हैं 70 लाख रुपए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खर्च करूंगा, हम ऐसे ही कहीं पे भी पैसा नहीं खर्च कर देंगे. भाई ढेर सारा पैसा गवर्नमेंट ले जा चुकी है तो सोच संभल के खर्च करना है. बट गवर्नमेंट चाह रही है कि कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, पीपल शुड गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट बाइंग द थिंग्स, बट लोग बाजार नहीं जा रहे. क्यों नहीं जा रहे लोग बाजार? पैसे ही नहीं उनके पास. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अभी तक जो लोग 30% टैक्स देते थे हम उनसे सिर्फ 5% टैक्स लेंगे. तो अब आपके पापा 1 करोड़ रुपए अगर कमा रहे हैं तो 5 लाख टैक्स देंगे. हाउ मच ही इज हैविंग इन हिज पॉकेट? 95 लाख. पहले कितना हुआ करता था? 70 लाख. अब 25 लाख रुपए पापा के पास खर्च करने को ज्यादा है. तो जो सामान मार्केट में आज तक नहीं सेल हो रहा था वो पापा खरीदेंगे तो सेल होने लग जाएगा. और शॉपकीपर को एक्सेस स्टॉक, लेस डिमांड की वजह से उसे सस्ता बेचना पड़ता था, बिकॉज कस्टमर नहीं था. अब कस्टमर है तो शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. ये फिस्कल पॉलिसी थी. क्या थी? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में होगा फ्लेक्सिबल लेंडिंग बाय द बैंक. सर ऐसा क्या मतलब? अभी तक आपके पापा बैंक से लोन लेने जाते थे, बैंक कह रहा था 17% इंटरेस्ट लेंगे हम.
पापा कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा है, 17% तो भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारी तो उतनी अर्निंग भी नहीं होगी। तो भाई अब पापा को लोन मिलेगा नहीं, पापा खर्च करेंगे नहीं, शॉपकीपर के गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे नहीं, तो कंट्री में डिफ्लेशन आ गया। कैसे इसकी मरम्मत की जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने लोन पे कर दिया 6%। 6% पे तो कोई भी लोन ले लेगा, तो पीपल विल गो टू द बैंक, विल बोरो मनी, बैंक पैसा लेन करेगा उनको, उनके पास पैसे आ जाएंगे, वो बाजार जाके उस पैसे को खर्च करेंगे। तो जो शॉपकीपर का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था अब वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो क्या शॉपकीपर सस्ते में बेचेगा जब डिमांड बढ़ेगी? नो, वो प्राइस बढ़ा देगा। तो ये दो मेन कहानियां हैं चिल्ड्रन, जो पूरे सब्जेक्ट की स्टडी इजी कर देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, like we have inflationary gap children, we have in the same way what is called as deflationary gap की तरह inflationary gap। फिर से सुनिएगा, like we have deflationary gap, we have also inflationary gap। तो inflationary gap का मतलब क्या? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट आपके पापा से कह रही है अब हम आपसे 95% टैक्स लेंगे। तो पापा का 1 करोड़ रुपए में से 95 लाख तो गवर्नमेंट ले गई, पापा के पास बचे कितने? 5 लाख। तो क्या वो मार्केट जाके XYZ चीजें खरीद पाएंगे? नो, ही वोंट बी एबल टू बाय, बिकॉज ज्यादा पैसा तो सरकार ले गई। ये हंसने वाला एग्जाम्पल है, 95% टैक्स इतना नहीं होगा। मान लीजिए पहले 30 था, अब 70% टैक्स हो गया, तो आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचे, तो अब आप बाजार जाओगे नहीं। जब बाजार जाओगे नहीं तो सामान आप खरीदोगे नहीं, आप खरीदोगे नहीं तो शॉपकीपर बेचेगा ही नहीं, तो बेचारा आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? प्राइसेस को और कम करेगा, शायद आप चले जाओ, तो इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। मनी सप्लाई फ्लेक्सिबल लेंडिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी रिजिड लेंडिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, लोग दनादन लोन लिए जा रहे थे, खर्चा किए जा रहे थे, डिमांड बढ़ी पड़ी थी मार्केट में, गुड्स उतने थे नहीं, प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया। बैंक ने कहा अब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 27% का है। इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के लिए देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो पीपल वोंट गो टू द बैंक एंड बोरो मनी। व्हेन पीपल आर नॉट बोरोइंग, बैंक इज नॉट गोइंग टू लेंड द मनी टू देम। जब बैंक लेंडिंग करेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास पैसे आएंगे नहीं। व्हेन दे वोंट बी हैविंग मनी, दे वोंट बी एबल टू स्पेंड, खर्च कर ही नहीं पाएंगे वो। तो शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तो बैंक अगर हाउस लोन आज 8.5% पे दे रहा है, कल को बैंक अगर 3.5% पे हाउस लोन देने लग जाए, तो हो सकता है हम 2-2 4-4 घरों के लिए और लोन ले लें, क्योंकि 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। समझ में आ गई बात? व्हाट इट क्लियर? तो इन्फ्लेशनरी गैप इस तरह से कंट्रोल हो जाता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? झटपट कॉपी कर लें इसको बच्चों, वेरी क्विकली। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए बच्चों, so let's understand, let's continue further. So central government and central bank, सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? अरे यूनियन गवर्नमेंट भाई, मेन देश की सरकार, हमारे मोदी जी की पार्टी। क्या नाम है मोदी जी की पार्टी का? नमो पार्टी। कौन सी पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, बट किस जनता के लिए करते हैं? गरीब जनता के लिए। चलिए, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी। ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है कंट्री में, पढ़ा होगा सिविक्स में आपने, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? कानून बनाना। जुडिशरी का काम है कुछ गड़बड़ है तो मरम्मत करना, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि देखना उन चीजों का पालन ठीक से हो। तो जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये लेजिस्लेचर में भी आता है एज वेल एज एग्जीक्यूटिव में भी आता है। कैसे सर? ये गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का इनकम टैक्स का कानून बनाइए, तो लोकसभा में कानून बनता है, तो वो हो गया हमारा लेजिस्लेटिव। CBDT देखता है कि भाई जो कानून बना है उसके अकॉर्डिंगली पीपल आर पेइंग टैक्सेस और नॉट, तो ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में चला गया, बट जब ये राय मशवरा देता है तो ये भी लेजिस्लेटिव का पार्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रूल्स को अप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो एग्जीक्यूटिव में भी आता है, क्योंकि आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आरबीआई एक्ट जो है वो लोकसभा में बनेगा, बट उसमें होगा क्या? ये आरबीआई के गवर्नर, मिनिस्टर्स, ये मिलकर डिसाइड करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द लेजिस्लेटिव,
जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स को भी बनाएगा, और आरबीआई एक्ट को भी उन्होंने बनाया, 1935 में बना था ना, और आरबीआई जो है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा, और जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेगुलेट करने वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी एग्जीक्यूटिव में आता है। तो इन दोनों को क्या करना है मैंने आपको पिछली स्लाइड में ऑलरेडी बता दिया था। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी और सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल, सांप की तरह थोड़ा बनना पड़ेगा आपको। सो मॉनेटरी पॉलिसी किसको कंट्रोल करेगी बच्चों? मनी सप्लाई को। जब डिफ्लेशन होगा तो लोन बांटेंगे, इन्फ्लेशन होगा तो काटेंगे। समझ में आ गया? फिस्कल पॉलिसी किसको रेगुलेट करेगी? टैक्सेशन को। इन्फ्लेशन होगा तो टैक्स रेट बढ़ा देंगे, बढ़ कैसे जाएगा? समझ में आ गया? बुखार थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर डिफ्लेशन होगा तो टैक्स रेट कम कर देंगे। गॉट इट? चलिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया? तो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर उनका ऑफिस आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके नीचे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज जस्ट लाइक योर स्कूल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज जस्ट लाइक द क्लासरूम, और जैसे सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स हैं वैसे हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज सच। समझ गए? चलिए, सो मॉनेटरी टूल्स क्या है? अरे सर ये तो सब पढ़ा हुआ है, याद आया सबको? पक्का? तो इनको लिख लीजिए, गॉट इट क्लियर? और कैसे इनकी मरम्मत होगी, कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के लिए, वो आपको पढ़ना है। तो इट्स अ रिवीजन अगेन, कुछ आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरह से मनी एंड बैंकिंग को आप रिवाइज कर रहे हैं। आज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ा था, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए हैं। पहले 3 एक कैटेगरी, बाकी के 4 एक कैटेगरी। क्विकली पुट इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाएगा। क्यों? ज्यादा लोन दे देंगे तो पैसे लोगों के पास भयंकर आ जाएंगे, पीपल विल स्पेंड मनी अननेसेसरली, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बेवकूफ खर्च करेंगे। शॉपकीपर को भी ये एनालिसिस है दैट पीपल आर नॉट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा लोगों के पास है। तो जब पैसा लेके आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और उसको पता है कि आपको बैक सपोर्ट बैंक दे रहा है, तो क्या वो सामान सस्ते में बेचेगा? नो। आप ऐसे ही समझ लीजिए, आप सब्जी मंडी जाइए कार से, तो ऑब्वियस सी बात है 40 रुपए का आलू आपको 50 रुपए में मिलेगा, और थोड़े फटे चीथड़े कपड़े पहन के चले जाइए तो हो सकता है फ्री में ही मिल जाए। समझ में आया? तो मैं तो अपने घर की सब्जी मेजोरिटी केसेस में मेड सर्वेंट से ही मंगवा लेता हूँ, उसके 2-4 रिश्तेदार भी हैं सब्जी मंडी में, मेरे को देख के ही महंगा देते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, सो डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? मनी सप्लाई वुड इंक्रीज, लोगों को ज्यादा पैसा हम देंगे। क्यों ज्यादा पैसा देंगे? ताकि वो खर्च करे, बाजार में जो सामान नहीं बिक रहा है वो सेल होना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी का ज्ञान लेते हैं बच्चों। बैंक रेट क्या होता है सबको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू और गेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे रेपो और रिवर्स रेपो चलता है। अब बैंक रेट के मल्टीपल मीनिंग्स हैं चिल्ड्रन, मल्टीपल मीनिंग्स। एक मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया था बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, दैट पर्सन इज सेइंग कि मेरे पास पैसा नहीं है, 3 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बट भाई भरोसा तो किसी का है नहीं, तो मैंने उस पर्सन से कागज का टुकड़ा साइन करवा लिया, जिसे बोलते हैं कमर्शियल बिल। क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल, कॉमर्स की भाषा में बिल ऑफ एक्सचेंज। उस कागज के टुकड़े को मैं अपने पास संभाल के रखूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को पैसे मिल जाएंगे। बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक 1 हफ्ते बाद आई एम इन नीड ऑफ मनी नाउ, कहां से आएगा पैसा? द पर्सन सेड कि भाई मैं तो 3 महीने बाद ही दूंगा, आई विल गो टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो कागज का टुकड़ा लेके कहां जाएगा? आरबीआई के पास, और आरबीआई से उसको गिरवी रख के कुछ मेरे लिए पैसे ले आएगा। ये होता है एग्जैक्ट मीनिंग बैंक रेट का। बट एज सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस आर डेवलपिंग, मीनिंग इज गेटिंग चेंज्ड। तो यहाँ पे आपको मीनिंग क्या मिल रहा है? बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को, एसबीआई एचडीएफसी को, या एसबीआई एचडीएफसी अपना पैसा आरबीआई को देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसी बेवकूफी भी लिखी हुई है कि बैंक रेट इज दैट रेट जहां पे लेंडिंग और बोरोइंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक नहीं 10 बार मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट दिखा चुका हूं, वहां पे ऐसे कोई मीनिंग्स हैं ही नहीं। ये मीनिंग पता नहीं किन बेवकूफ ऑथर्स ने बना दिए हैं। इज दैट क्लियर? तो बैंक रेट एकदम सिंपल रखिए अपने दिमाग में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा और कमर्शियल बैंक आगे अपने कस्टमर से।
तो अगर मैं एक बैंक हूं, संकट मोचन बैंक ऑफ इंडिया, और मेरे पास कोई 10 लाख रुपए का लोन लेने आया, डिपॉजिट्स मेरे पास थे, मैं उसमें से भी दे सकता हूं. इफ आई डू नॉट हैव, आई विल बोरो फ्रॉम सम अदर बैंक. दूसरा बैंक भी नहीं दे पा रहा, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किससे बोरो करेंगे? आरबीआई. ऐसे भी हो सकता है. या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तो वहां पे भी काम करता था, वेयर आप जैसे कस्टमर ने हमें 50 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया है, एंड यू सेड कि 5 इयर्स के बाद ही पैसा लेने आएंगे, बट आप 2 साल के बाद ही पैसा लेने चले आए. मैंने तो आपका पैसा आगे लेंड किया हुआ है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो अब मैं आपको कहां से पैसे दूंगा? इधर आई विल गो टू सम नियर बाय बैंक, वो नहीं दे पाते तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन हुआ? हम वहां से ले लेंगे. तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट दोनों केस में काम करेगा. डिपॉजिटर का पैसा वापस करना है, शॉर्टेज हो गई तो भी ले लो आरबीआई से, लोन देना है तब भी ले लो आरबीआई से. गॉट इट? आरबीआई विल डिक्टेट अस कि भाई आप कितने परसेंट मिनिमम और कितने परसेंट मैक्सिमम में किस तरह का लोन दे सकते हैं. तो अगर आरबीआई बोले 22% से ऊपर का पर्सनल लोन नहीं हो सकता, तो कोई भी पर्सनल लोन 22 से ऊपर का नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को उधार देता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट. कमर्शियल बैंक के पास ढेर सारे पैसे आ गए, व्हाट दे विल डू? बर्न द नोट्स, डैमेज द करेंसी? नो. जो पैसे उनके पास आए रोजमर्रा की जरूरत में जितना चाहिए, दे विल कीप इट विद देम. रिमेनिंग मनी दे विल बी सेंडिंग वेयर? टू आरबीआई. और आरबीआई सर क्या करेगा उस पैसे से? आरबीआई किसी दूसरे बैंक को लेंड कर देगा. आरबीआई ने एचडीएफसी को पैसा दिया 6.5% पे, एसबीआई से पैसा लिया था 5.5% पे, कितना कमा लिया? 1%. और हमें पढ़ाया जाता है आरबीआई इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी. झुट्टे कहीं के. ऐसा कुछ नहीं होता. बिना प्रॉफिट के तो पेरेंट्स भी बच्चे की परवरिश ना करें. अब सर इनका क्या प्रॉफिट? अरे इनका ये प्रॉफिट है कि भाई जब कल को हम ओल्ड एज हो जाएंगे तो कम से कम दवाई वगैरह दे आएंगे. या चलिए वो भी प्रॉफिट नहीं है, तो फाइनली जब गेम ओवर हो जाएगा तो 4 लोग मोहल्ले में ना मिले तो ये लेके चले जाएं कम से कम. समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई. तो वही चीज यहाँ पे भी है. तो आरबीआई इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, बट वो उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं जितने में उनके खर्चे वगैरह सब निकल जाए. ये कोई गवर्नमेंट की दुकान नहीं है. इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो जब एसबीआई के पास ज्यादा पैसा आएगा, दे विल कीप इट वेयर? आरबीआई. बट बच्चों के आरबीआई इंडिया के हर शहर में है? नो. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच हर शहर में होती है, उसको आरबीआई की चेस्ट बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है. तो वहां पे सारे कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा भेज देते हैं. वैन आएगी हफ्ते 15 दिन में, आरबीआई का जो जोनल ऑफिस कानपुर, लखनऊ, यूपी के केस में, या जो हेड ऑफिस वगैरह है मुंबई तक, कोलकाता, वहां पे पैसा चला जाता है. इज दैट अंडरस्टूड? तो रेपो रेट सबको समझ में आ गया? तो अपने पापा को आरबीआई मान लीजिए और अपने आप को कमर्शियल बैंक मान लीजिए. तो आपको दीपावली में 1100 का लिफाफा मिला बुआ जी से, वो आपने पापा को दे दिया, और 3 महीने बाद पापा से कह रहे हैं 1120 रुपए दीजिए. पापा से 20 रुपए किस बात का? इंटरेस्ट. समझ में आया? तो ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो आपने पापा से वसूला? रिवर्स रेपो. कौन सा? रिवर्स रेपो. आपको बर्थडे पार्टी के लिए 1 करोड़ का लोन चाहिए, आपने मम्मी से बोरो कर लिया, और मम्मी ने 2 महीने बाद आपसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए वापस मांगे. ये 2 लाख रुपए कौन सा इंटरेस्ट हुआ? रेपो रेट. तो कमर्शियल बैंक जब बोरो करेगा और आरबीआई को इंटरेस्ट देगा, इट इज रेपो. आरबीआई जब डिपॉजिट लेगा और कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा, इट इज रिवर्स रेपो. समझ में आई बात? अब बच्चे कहेंगे सर हमको ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? अरे भाई ये सब आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को समझें. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. आरबीआई लेंड कर रहा था आज तक 4% पे पैसा. कितने पे? महंगाई कंट्री में बहुत बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप. आरबीआई नहीं चाहता कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे. आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा के कर दिया 9%. जब आरबीआई 4% पे लेंडिंग करता था, कमर्शियल बैंक 8% पे लेंडिंग करते थे. आरबीआई 9% पे लेंडिंग करने लग गया, कमर्शियल बैंक 13% अपने कस्टमर से मांग रहे हैं. आएंगे कस्टमर्स? नो. ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी गैप विल गेट कंट्रोल्ड बाय हाइकिंग द रेपो रेट. समझ में गया? डिफ्लेशनरी गैप के केस में रेपो रेट को हम क्या करेंगे बच्चों? कम कर देंगे. आरबीआई कहेगा पहले हम 4% ले रहे थे, कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, अब हम आपको 1.5% पे पैसा लेंड कर देंगे. बैंक कहेंगे नेकी और पूछ पूछ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, हम भी
पब्लिक को 5% पे लोन दे देंगे। तो जब 5% पे पब्लिक को लोन मिलेगा, ढेर सारे लोग लोन लेने आएंगे, दे विल टेक द लोन एंड स्पेंड मनी, इन्फ्लेशन अपने आप, सॉरी, डिफ्लेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में रेपो रेट को बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशनरी गैप के केस में रेपो रेट को कम कर देते हैं। समझ में आ गया? पक्का? कितना झटपट अपडेट करें लोग। तो एक था आरबीआई और मेरा अकाउंट क्योंकि एचडीएफसी बैंक में है, आईडीबीआई में भी है, एसबीआई में भी है, बहुत बैंकों में है, तो सबको 5-5 रुपए दिया रहता हूं मैं। अब एचडीएफसी के पास 100 करोड़ रुपए का सरप्लस आया। आरबीआई कह रहा है दे दो अपना पैसा, हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे। कितना? 4%। एचडीएफसी क्या सोच रहा है, अगर किसी कस्टमर को 100 करोड़ का लोन दे दें तो वो तो 9% दे सकता है। आरबीआई 4% दे रहा है, तो नहीं, हम आरबीआई में जमा नहीं करेंगे, हम लेंडिंग करेंगे। बट कस्टमर भाग गया तो पैसा भी चला जाएगा, आरबीआई एटलीस्ट नहीं भागेगा। तो आरबीआई को पैसा देना सेफ है और बिजनेस तो ठीक ठाक चल ही रहा है, क्यों फालतू में लोन बांटें और रिस्क लें। हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस बढ़ जाएंगे, विजय माल्या टाइप लोग मार्केट में ज्यादा है, जेन्युइन मेरी तरह लोग, आपकी तरह लोग कम है, तो भाई हम आरबीआई के पास जमा कर देते हैं पैसा। बट आरबीआई मार्केट में क्या देख रहा है, आरबीआई देख रहा है कि मार्केट में चल रहा है, कंट्री में चल रहा है, इकोनॉमी में चल रहा है डिफ्लेशनरी गैप, और आरबीआई का कहना यह है कि हमें मत दो पैसा, इस पैसे को पब्लिक को लोन की तरह बांटो। कैसे आरबीआई डिस्ट्रैक्ट करेगा एचडीएफसी को? एचडीएफसी को पता है कि पब्लिक 9% पर एनम पे लोन ले लेगी, आरबीआई कितना देगा एचडीएफसी को? 4%। बट रिस्क है लोन देने में, तो एचडीएफसी ने सोचा कि हम आरबीआई को देंगे, बट आरबीआई इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है और आरबीआई कहेगा एचडीएफसी से लाओ दे दो पैसा, वील बी गिविंग यू ओनली हाउ मच? 0.5%, बस 100 करोड़ दीजिए, आधा प्रतिशत इंटरेस्ट आपको देंगे। वेयर एज वो बोरोवर कितना देने को तैयार है? 9%। अब एचडीएफसी वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेंड करेंगे लोन बोरोवर को या आरबीआई के पास जमा करेंगे पैसा? लेंड करेंगे, क्योंकि वहां 9% की कमाई, यहां पे सिर्फ आधे % की। तो इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप चिल्ड्रन, रिवर्स रेपो रेट को 4% से क्या कर दिया जाएगा? आधा % की कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास आए ही ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो पब्लिक को पैसा दे, ताकि पब्लिक बोरो करके मार्केट में खर्च करे। व्हेन पब्लिक विल स्पेंड, मार्केट में जो सामान नहीं बिक रहा था वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, जो घटी हुई प्राइसेस थी वो बढ़ने लग जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट, आरबीआई डिस्करेज कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, लोन देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा लेके आइए, हम आपको 8.5% इंटरेस्ट देंगे। हाउ मच? 8.5। अब एचडीएफसी को लग रहा है 9% पब्लिक देगी, 8.5 आरबीआई देगा, बेटर टू कीप मनी विद आरबीआई। आधे % के चक्कर में कौन रिस्क ले? तो अब मार्केट में पैसे जाएंगे नहीं, कहां पे चले आए पैसे? आरबीआई के पास। तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो कॉमन सेंस लॉजिक ये है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेपो रेट भी बढ़ेगा और रिवर्स सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। समझ में आ गया? और डिफ्लेशनरी गैप में सब घटेगा, चाहे रेपो हो चाहे रिवर्स रेपो। गॉट इट? प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल चिल्ड्रन। तो चलते हैं आगे बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाजार में नाचने लग जाएंगे आरबीआई के सारे एम्प्लॉइज? नो। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मैं एकदम आपको सिंपल हिंदी ज्ञान देता हूं। आपको अपने मेहनत से कमाए गए पैसे की जब एफडी करवानी होती है बच्चों, वेयर डू यू गो? पोस्ट ऑफिस और यू गो टू बैंक। व्हेन यू गिव योर मनी टू द बैंक, बैंक लेंड्स योर मनी टू समबडी। डिफ्लेशनरी गैप के केस में आरबीआई नहीं चाहता कि ये हरकत हो, तो व्हाट आरबीआई विल बी डूइंग? आरबीआई देखेगा कंट्री में चल रहा है डिफ्लेशनरी गैप। क्या चल रहा है? डिफ्लेशनरी गैप, प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। और अगर चल रहा है इन्फ्लेशनरी गैप, तो प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग अप। हर चीज का दाम बढ़ रहा है, महंगाई धनाधन बढ़े जा रही है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स का क्या मतलब है?
आरबीआई आपसे कहेगा डोंट गो टू कमर्शियल बैंक, they'll give you 7% interest, we'll give you 9% interest, we'll give you 10% interest, we'll give you 11% interest. Where you are going to put your money? Directly with RBI or in a commercial bank? आप आरबीआई में पैसा जमा कराएंगे। सर आरबीआई तो हमारे यहाँ बहुत दूर है सर, दिल्ली में है सर, मुंबई में है सर, कानपुर में है। आपको वहां नहीं जाना, आप जाएंगे किसी कमर्शियल बैंक के पास ही। कमर्शियल बैंक के पास इस तरह के बॉन्ड सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। आप 10,000 रुपए देंगे, कमर्शियल बैंक आपसे 10,000 रुपए लेगा, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको दे देगा। और ये 10,000 कमर्शियल बैंक की हैसियत नहीं कि कस्टमर को लेंड कर दे, ये पैसा किसका है? आरबीआई का है। अगर सर बैंक वालों ने उधार दे दिया तो बैंक के मैनेजर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा, उसको 7 साल की जेल हो जाएगी उसके बाद। क्या हुआ? समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये पैसा कहां जाएगा? आरबीआई जाएगा। तो जब ये पैसा आरबीआई जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा है नहीं, क्या वो लोन दे पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो जब वो लोन नहीं दे पाएंगे, लोगों को लोन मिलेगा नहीं, लोग लोन लेंगे नहीं तो खर्चा करेंगे नहीं, खर्चा करेंगे नहीं तो डिमांड होगी नहीं, डिमांड नहीं होगी तो प्राइसेस जो बढ़े हुए थे वो कम हो जाएंगे। सो इन दिस केस आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो आरबीआई आपको सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बेचेगा, आपसे पैसा लेगा और इस पैसे को अपने पास संभाल के रखेगा। बिकॉज अगर ये पैसा बैंक में चला जाता तो बैंक इस पैसे से लोन बांट देता, इन्फ्लेशन और बढ़ जाता। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, चीजों के दाम गिरे हैं, लोगों की कमाई कम है, सामान बाजार में है बट उनके पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए। तो जब बच्चों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कहेगा आइए आप हमसे अपने पैसे इन बॉन्ड्स के वापस ले जाइए, बॉन्ड हमको दीजिए और पैसा ले जाइए। तो अब जब आरबीआई बॉन्ड लेकर पैसा वापस देगा तो लोगों की जेब में इनकम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग उस पैसे को खर्च करना स्टार्ट करेंगे जो अभी तक खर्च नहीं कर रहे थे। Those goods which were not capable of being sold off will now start selling। और जब शॉपकीपर के सामने कस्टमर आएगा वो उससे बढ़े हुए दाम पे सामान बेच के पैसा ले लेगा। तो यहां पे आरबीआई क्या करेगा? बाइंग सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो आरबीआई कहेगा हमारा बॉन्ड हमें वापस कर दीजिए, अपना पैसा ले जाइए और मौज करिए, बाजार में खर्च करिए जाके। तो डिफ्लेशनरी गैप के केस में बाइंग होती है और इन्फ्लेशनरी गैप के केस में क्या होती है बच्चों? सेलिंग होती है। देखिए आ गया ना, सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। समझ में आ गया? लिख लीजिए झटपट फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कैश रिजर्व रेशियो, टोटल किसी भी कमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए बच्चों 100 करोड़ रुपए आ गए। कमर्शियल बैंक नोस की 20% से ज्यादा हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 20% पैसा अपने पास रोक के चलते हैं और बाकी का 80% लोन दे देते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? आरबीआई इज ऑब्जर्विंग कि कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग डाउन बिकॉज कस्टमर इज नॉट गोइंग टू द मार्केट टू बाय। आरबीआई कैसे कस्टमर को बाजार तक भेजे? आरबीआई ऑफिसर्स घर घर जाएं, लोगों का कॉलर पकड़ के ले जाएं दुकान के सामने, चेन से बंद कर दें, जैसे कान्हा जी को बंद कर दिया गया था, ऐसे करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर ऐसे किया जाए। नहीं। तो अब आरबीआई यहाँ पे पॉलिसी बनाएगा कि भाई कैश रिजर्व रेशियो जो अभी तक 20% था इसे रिड्यूस करके कर दीजिए 4%, ताकि आप 96% पैसा पब्लिक को लेंड करें। जब ढेर सारा पैसा पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक विल बी हैविंग मनी टू स्पेंड, जो गुड्स नहीं बिक रहे थे दे वुड स्टार्ट सेलिंग, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो डिफ्लेशनरी गैप के केस में सीआरआर को क्या करेंगे बच्चों? कम कर देंगे। बट आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग लोन लें और अनाप शनाप जगह पे पैसा खर्च करें, बिकॉज ऑलरेडी कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आरबीआई चाहता है कि लोग अपने घर में रहें, तो क्या करें? घर की गेट की वेल्डिंग कर दें, खुल ना पाए, रस्सी बांध दें सबको? एब्सोल्युटली नॉट। अभी कैश रिजर्व रेशियो में टैक्स कैसे बढ़ाएंगे ठंडा पानी जी? कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है, दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई है, लगता है कुछ धुआं हुआ चला गया दिवाली का दिमाग में। तो ये बात समझ में आ गई। कैश रिजर्व रेशियो 20% था, इसको बढ़ा के कर दिया गया 45%। तो अब लोन कितना क्रिएट होगा चिल्ड्रन? 55%।
तो जब हमारा सीआरआर बढ़ जाएगा लोनिंग लेस हो जाएगी, लोग बोरो कर नहीं पाएंगे, बोरो नहीं करेंगे तो पैसा आएगा नहीं, आएगा नहीं तो वो खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो सामान शॉप पे पड़ा है शॉपकीपर उसे बेचने के लिए प्राइस कम करेगा, इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड। तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशनरी गैप के केस में घटा दिया जाता है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो इन्फ्लेशन के केस में क्या करेंगे बच्चों? सीआरआर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। और डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे? डिक्रीज। ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ठीक है। एसएलआर क्या होता है आपको पता है? एसएलआर और सीआरआर ये दो चीजें होती हैं। जो आरबीआई रेगुलेट करता है इट इज सीआरआर, एंड व्हाट इज रिटन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कि कितना आरबीआई के कहने पे कमर्शियल बैंक पैसा अपने पास रोक के चलेगा, दैट इज नोन एज एसएलआर। एसएलआर जो होता है वो टोटल असेट्स का होता है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ बैंक में कैश रखा है, 200 करोड़ का गोल्ड रखा है, कितना हो गया? 300 करोड़। एसएलआर जो है वो 300 करोड़ पे कैलकुलेट होगा, बट सीआरआर जो है वो सिर्फ 100 करोड़ पे कैलकुलेट होगा। तो लॉजिक इज सेम, लॉजिक इज सेम। एसएलआर को भी बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप के केस में, और डिफ्लेशनरी गैप के केस में इसको घटा दिया जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल मीनिंग यहाँ पे फर्क है। ओके, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन से सेम चीज है, इट विल इंक्रीज, एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इस पॉइंट को आप पहले अपडेट कर लें, द मीनिंग क्विकली। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? टेकिंग एन एग्जांपल कि आपको लोन चाहिए हाउस खरीदने के लिए 1 करोड़ का, क्या बैंक आपको पूरा 1 करोड़ एडवांस कर देगा? नो, बैंक कहेगा 20% पैसा आप लगाइए, 80% हम आपको दे देंगे। समझ में आ गया? तो आपने कितना मार्जिन मनी दिया? 20%। 1 करोड़ का घर आपको चाहिए तो 20% ऑफ 1 करोड़ इज व्हाट? 20 लाख। एक ये मीनिंग है इसका। एक और मीनिंग समझ लीजिए, जब आप 1 करोड़ रुपए का लोन बैंक से लेंगे, हाउस लोन के केस में कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती, आपका घर ही गिरवी रहता है बैंक के पास, कि अगर आप भाग गए तो बैंक इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा कवर करेगा। बट फॉर अदर लोन, आपने एजुकेशन लोन लिया, आपने बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया, तो आपको उतने से ज्यादा की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। तो अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का पर्सनल लोन लेते हैं, तो बैंक कहेगा कि कम से कम 1 करोड़ 25 लाख रुपए की एफडी हमारे पास गिरवी रख जाओ, कि अगर भाग गए कल को तो एटलीस्ट हम आपकी एफडी के अगेंस्ट बैंक से, जहां पे आपकी एफडी है, पैसे वहां से ले लेंगे जाके। सो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। In case of inflationary gap, what happens to the prices, children? It increases. And in case of deflationary gap, what happens to the prices? Decreases. बैंक कह रहा है किसी को भी अगर लोन चाहिए 80% पैसा हम दे देंगे, एंड दैट पर्सन नीड्स टू कंट्रीब्यूट 20%। अब आरबीआई चाहता है कि लोगों को लोन और दिया जाए, तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई 100 करोड़ रुपीस का अगर आपको लोन चाहिए, 4% आप कंट्रीब्यूट करिए, वील गिव यू हाउ मच? 96%। तो जब हम 80 से 96% लेंड करेंगे, लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, पैसा ज्यादा आएगा तो उनके खर्चे भी ज्यादा होंगे, उनके खर्चे ज्यादा होंगे तो जो मार्केट में कमोडिटीज गुड सर्विसेज नहीं बिक रहे थे, दे वुड स्टार्ट सेलिंग, एंड अल्टीमेटली डिफ्लेशनरी गैप विल गेट कंट्रोल। तो हमने मार्जिन मनी को क्या कर दिया? लो कर दिया या हाई कर दिया? लो। बट ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, कम करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट 100 करोड़ के लोन पे जो होगी दैट वुड बी 35%। 35 लाख आप दीजिए, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 65% देंगे, दैट्स इट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर हाई और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर लो। तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा, बैंक का कम, और डिफ्लेशनरी गैप के केस में आपका कंट्रीब्यूशन कम और बैंक का ज्यादा। सो पीपल अंडरस्टूड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? कॉपी कर लीजिए इसको। सो इन्फ्लेशन के केस में देखिए मैंने बगल में हाई लिखा ना,
मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएंगी। अभी तक आप 30% पैसा लेके आते थे, आपको 40, 50, 60 देना पड़ेगा, बट डिफ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम कर दिए जाएंगे। सो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन, बाकी तो अगल बगल मैंने लिख ही दिया, उसको भी लिख लीजिएगा। चलिए, सो इसके आगे की कहानी विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क।